हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस रेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। सारे नहीं डिस्कस करूंगी, ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है। तो मैं पहले सजेस्ट करूंगी आप अपने रेफरेंस बुक से जाकर इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारे, एंड देन आप यहाँ पर आ सकते हो। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने उठाए हैं टीएस ग्रेवाल से, एंड आप डजेंट मैटर आपके पास कौन सी रेफरेंस बुक है, डीके गोयल हो या कोई भी और हो, आप बस वहां से सॉल्व करके आओ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे कुछ वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुझे लगा कि थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, आप कर सकते हो इसको सॉल्व, इंपॉर्टेंट से लगे इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। एंड वैसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप पहले अपने क्वेश्चंस करके आओ, तब तक मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। डिस्कशन करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, राइट? तो सबसे पहले थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बिकॉज हमने ये अच्छे से पढ़ा था जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था? बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उन्हें मेजर करते हैं कि कितने के हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास, एंड देन फाइनली उनको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि एक तरीके के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखते हैं। राहुल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन राहुल के अकाउंट में, सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सेल के अकाउंट में। याद आया होगा? तो बुक कीपिंग में ये 4 स्टेप्स होते थे, एंड अकाउंटिंग में इसके आगे के एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं। यानी कि वो तो होते ही हैं जो बुक कीपिंग में थे, उसके आगे के भी स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुक कीपिंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में इसके आगे हम और क्या करते हैं? समराइज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर उसे एनालाइज करते हैं, एंड देन फाइनली यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बुक कीपिंग जो है वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। उसके स्टेप्स जो हैं वो अकाउंटिंग में भी होते हैं। तो प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये तो किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का ही पार्ट है। बिना बुक कीपिंग के तो अकाउंटिंग करी ही नहीं जा सकती, राइट? आखिर किस चीज पर आप ये सारी प्रोसेसिंग करोगे जो अकाउंटिंग में हम करते हैं? डेटा तो चाहिए ना, वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स और टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? यानी कि ये क्या पूछ रहा है? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को बस मेंटेन करते रहना, या फिर उसके आगे का काम करना, यानी कि नेट रिजल्ट्स निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना। नेट रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो बुक कीपिंग का तो मेन काम क्या होता है? हम ये बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ हिसाब किताब रखना होता है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आखिर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस, या मैं उसको बैठ के एनालाइज करूं। ये सब बुक कीपिंग में नहीं होता, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। तो जब इन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग पूछा, तो हाँ भाई, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव बेसिक यही है कि हम सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। That's it. Question number 3. Recording the transactions and events correctly and preparing financial statements are the only objectives of accounting. क्या क्या खाली हम लोग रिकॉर्डिंग कर लें एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, क्या यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ रखा था कि अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है। लास्टली हम उसमें क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो भी समराइज्ड इन्फॉर्मेशन है। किसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं? टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन है वो लोग? ओनर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, ये सारे लोग इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो उनको ऐसे कम्युनिकेट करना भी तो अकाउंटिंग का पार्ट है। हेंस हम कह सकते हैं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बिसाइड्स रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो एक कंट्रोल लेके आ सके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के हम कॉस्ट को कंट्रोल में ला सके। लॉसेस हुए जा रहे हैं तो उन लॉसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। ये सब काम करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, हमने पढ़ा था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मेसर्स शिवा ब्रोस, ये एक फॉर्म है। इन्होंने क्या किया? डिस्क्लोज किया इंटरेस्ट रेट्स और ऑन डिफरेंट बोरोइंग्स। तो हो सकता है आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं बता रही हूँ। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? जो लोन्स ले रखे हैं, जो बोरो कर रखा है किसी बाहर की कंपनी से या किसी भी इंसान से बोरो कर रखा है अगर, तो उसे लोन बोलेंगे। मेसर्स शिवा ब्रोस ने बोरो कर रखा है कुछ, और उसने क्या डिस्क्लोज कर रखा है? इंटरेस्ट रेट्स। आपको पता होगा अगर किसी ने कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो उसे पे करना ही पड़ेगा, है ना?
तो वो इंटरेस्ट रेट भी उसने अपनी बुक्स में दिखा रखे हैं। तो सपोज करो कि 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था, तो उसने क्या दिखाया कि मैं इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ पर ईयर। ठीक है, एनुअली 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो। अभी इजी करने के लिए मैंने बता दिया, तो 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, और उसने क्या बोला, मैंने 1 लाख रुपए का लोन कहीं और से भी ले रखा है, लेकिन वहां पर मैं 12% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यानी कि 12,000 रुपीज दे रहा हूँ। ऐसे करके दिखा रखा है। अच्छा, अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, देखो, डज दिस इंफॉर्मेशन क्वालिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेलेवेंस। अब अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 4 मेन एट्रीब्यूट्स पढ़े थे हमने। रुक, मैंने इसका आपको निमोनिक ही बताया था। तो रुक का क्या था फुल फॉर्म? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। रेलेवेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक था। इसका मतलब क्या था, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको प्रोवाइड करनी है यूजर को। ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है आपको उसमें, एंड बहुत ज्यादा कुछ हाइड भी नहीं करना है। जस्ट टू द पॉइंट, जो भी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यूजर के नीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब ये पूछ रहा है कि आपकी ओपिनियन क्या है, क्या ये इन्फॉर्मेशन जो ये 10% और 12% की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या ये रेलेवेंट है यूजर के लिए या नहीं? बिल्कुल है रेलेवेंट। क्यों है? क्योंकि देखो, इसको पढ़कर किसी को भी ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो है, एक जगह तो कंपनी 10,000 रुपीज का एक्सपेंस कर रही है। मतलब मेसर शिवा ब्रोस जो है वो 10,000 रुपीज का एक्सपेंस कर रहा है इंटरेस्ट देने के नाम पे, क्योंकि ये तो भाई मेसर शिवा ब्रोस के लिए खर्चा ही तो है ना, जेब से जा रहा है ब्याज का पैसा। और एक जगह सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए 12,000 रुपीज दे रहा है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा रेड फ्लैग हो सकता है। ये बात हमें यहाँ से देखकर पता चल सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है उसे। तो ये जो है इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। तो मैं कह सकती हूँ that it qualifies as relevant because क्या कर रहा है ये चीज, दिस इज एनेबलिंग द यूजर टू डिटरमाइन कि क्या जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो कॉस्ट ऑफ फंड या इंटरेस्ट को ही बोला जा रहा है। फंड्स ये है, 1 लाख रुपए का फंड लिए है, एंड उसका इंटरेस्ट जो है उसी को कॉस्ट ऑफ फंड्स बोलता है, यानी कि उस फंड को अपने पास रखने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, सिंपल। ठीक। तो द कॉस्ट ऑफ, वेदर द कॉस्ट ऑफ फंड इज इकोनॉमिकल, यानी कि क्या ये कंपनी के लिए अच्छा है, इज इट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट टू द कंपनी और नॉट, या फिर इट नीड्स टू बी इम्प्रूव, इज इट इकोनॉमिकल और इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये जो 12% वाला यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का। तो बेहतर होता कि कंपनी इसी जगह से 1 लाख रुपए का लोन और ले लेती, तो 10% पर उसको लोन मिल जाता इफ पॉसिबल, राइट। तो ये बात हमको आसानी से देखकर समझ में आ रही है। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल कर दिया इसको, आदत से मजबूर हूं मैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, अब हम लोग एमसीक्यूज पर आ जाते हैं एक बार। सो क्वेश्चन 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें जरा पढ़िए, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई बुक कीपिंग इज आवर आंसर। वाई? बिकॉज हमने पढ़ा था कि 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी बुक में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। बुक कीपिंग जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है, तो ये हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट अ ब्रांच। ये कोई सब फील्ड नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद व्हाट? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल यूजर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कई बार क्या होता है, बच्चों का ये स्टांस होता है कि अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है ना, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव सही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो खाली ए सही है, बिकॉज रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा इज द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग आउट ऑफ ऑल दिस। ऑल्दो हम क्लासिफाइंग भी करते हैं, बट देन यहाँ पर देखो एंड समराइजिंग भी तो लिखा है ना, तो समराइजिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो हम बी को भी एलिमिनेट करते हैं, सी को भी, और डी तो एलिमिनेट हो ही जाता है। तो ए जो है, यानी कि रिकॉर्ड करते रहना, हिसाब किताब रखना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, राइट। फिर हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, क्या होता है बेसिक फंक्शन? क्या हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, असिस्ट करना चाहते हैं मैनेजमेंट को, या फिर ऑल ऑफ दीज? अगेन ये एक इंपॉर्टेंट सा चीज है। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में
आपको ऐसा लगेगा कि भाई सारे ही बेसिक फंक्शंस हैं, लेकिन प्लीज ध्यान दो इस वर्ड पे, यहाँ पर उन्होंने पूछा है बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक, राइट? तो बेसिक फंक्शन तो यही है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रोजमर्रा में उनको रिकॉर्ड कर सकूं। ये सब जो है ये इसके थोड़े से एडवांस्ड फंक्शंस हैं। बट बेसिक चीज क्या है, सबसे पहली चीज जो करनी पड़ती है वो तो रिकॉर्डिंग ही है। इसीलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन होगा एंड ना कि डी, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप ऑल ऑफ दीज कर सकते थे, बट यहाँ पर बेसिक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा ट्रिकी था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। बट मैंने आपको बताया था कि हम जब रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंटिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, बेसिकली दो चीजें आपको देखनी है। पहली तो ये कि वो बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। एंड सेकेंड थिंग, वो मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सको, है ना? ये चीज हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो। अगर आप इस क्वेश्चन में जरा पढ़ कर देखो, हमने क्या किया है, परचेज करे हैं गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज। डेफिनेटली ये बिजनेस का ही एक पार्ट है, गुड्स परचेज करना। एंड दूसरी चीज ये मनी टर्म्स में भी मेजरेबल है। देन पढ़ो तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड पढ़ो, पेड सैलरीज एंड वेजेस, अगेन बिजनेस ट्रांजैक्शन है बिकॉज मॉनेटरी टर्म्स भी है और पर्सनल भी नहीं है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमाइसेस, अगेन सेम थिंग। बट यहाँ पर ध्यान दो, परचेज्ड एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज। सिंपल सी बात है, आप इसको मॉनेटरी टर्म से मेजर जरूर कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस से रिलेट नहीं करता है। इसीलिए यही जो है ये है आपका, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। सिंपल सा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कौन है इनमें से जो इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? तो आप अगर ध्यान से पढ़ो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज एंड नन ऑफ दीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एक छोटा सा मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ। बेसिकली जो कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है ना, यही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बहुत ही लर्नड, एक्सपीरियंस, टेक्निकल लोग होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं उनके बिहाफ पे, बिकॉज उन्होंने कंपनी में, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, तो दे वुड ऑब्वियसली वांट टू नो कि, है ना, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उनके पैसों का क्या हो रहा है, कहाँ उनके पैसे लगाए जा रहे हैं। तो ये काम उनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, सारा ऑपरेशंस मैनेज करना एंड ये देखना कि हाँ जो पैसा लगा था वो सही जगह यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। फिर आते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स का भी वही काम है, बट इनसे थोड़ा सा लोअर लेवल पे आप इनको समझ सकते हो। एम्प्लॉयज जो है वो ऑब्वियसली जो कंपनी में आते हैं, काम करते हैं, एग्जीक्यूशन वर्क ज्यादा होता है एम्प्लॉयज के पास, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड इन सब का काम इनके पास नहीं होता कि कंपनी के लिए डिसीजन ले बैठ के, इतनी पार नहीं होती है। आपके पास काम है कि आप एग्जीक्यूट करो जो भी जॉब आपको दी जा रही है। एंड नन ऑफ दीज, ठीक। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये तो सभी इंटरनल है, इंटरनल ही है ना, मतलब एक तरीके से ये सभी लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर एक्सटर्नल यूजर कौन हुआ? क्या हम नन ऑफ दीज को टिक कर दें? बिल्कुल भी नहीं। याद करो हमने एम्प्लॉयज को पढ़ा था एक्सटर्नल यूजर में। जो एम्प्लॉय है ना वो एक्सटर्नल यूजर है। यहाँ जिस जिस इंटरनल यूजर की हम बात कर रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? इंटरनल यूजर्स का मतलब एक्चुअली है जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है, किस चीज पे? इनका डायरेक्ट कंट्रोल है ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग किस तरीके से की जा रही है, अकाउंटिंग सिस्टम पे पूरा इन लोगों का, इंटरनल यूजर्स का एक तरीके से कंट्रोल होता है। तो चाहे वो ओनर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये लोग काफी बड़ी पोजीशन पे हैं to control the accounting information and to manage it on a micro level, to see it on a micro level। एक एक ट्रांजैक्शन का इनको पता लग सकता है। लेकिन आप सोचो क्या एम्प्लॉइज इस पोजीशन पे हैं कि वो कंपनी के एक एक माइक्रो लेवल पे जाकर, यानी बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाकर सारे ट्रांजैक्शंस को देख सके या किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सके? नहीं, एम्प्लॉइज के हाथ में उतना पार नहीं होता। ये ऊपर ऊपर से ओवरव्यू जरूर ले सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट कितना रहा कंपनी का, हमें कितना बोनस मिलेगा, कितने इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, ये सब ये जरूर देख सकते हैं। लेकिन इतना माइक्रो लेवल पे जाकर इनका कंट्रोल नहीं रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इनको हम एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ मैक्रो लेवल का कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हु इज नॉट एन इंटरनल यूजर? एम्प्लॉइज। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो अभी तक, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे चारों पॉइंट्स जो है ना, कई बार क्या होता है कि आप लोग कोई एक दो पॉइंट्स याद करके चले जाते हो किसी भी हेडिंग का, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने इन कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपको चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाओगे। चारों पॉइंट्स क्या थे? रुक, दैट वाज माय निमोनिक फॉर दिस, यानी कि रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन पॉइंट्स तो है। मटीरियलिटी वाज नॉट अ पॉइंट इन दिस, तो ये जो है पॉइंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए। कई बार कई सारी हेडिंग्स में मैं जब आपको बोलूंगी चारों याद करो, तो सब के सब जो भी पॉइंट्स है वो आप याद करना। क्वेश्चन 7, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक? कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो याद करो, हमने पढ़ा था कि एक कॉमन फॉर्मेट होना कब जरूरी है? जब मैं अपने स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहती हूँ, चाहे पिछले साल से या अपने किसी कॉम्पिटिटर से, तब मेरे लिए जरूरी है कि चीजें जो है वो कॉमन फॉर्मेट में बनी हो। राइट, अगर सपोज मेरी कंपनी का नाम है कंपनी ए एंड देन देर इज अ कंपनी जिसका नाम है कंपनी बी, तो अब मेरा फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट चीजें बनाने का, मैं जो प्रिंसिपल्स यूज कर रही हूँ वो प्रिंसिपल सेम होने चाहिए विद कंपनी बी, अगर मैं उससे अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहती हूँ। वैसे ही एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आप और आपका एक दोस्त है, आप सीबीएसई में पढ़ते हो, आपका दोस्त आईसीएसई में पढ़ता है, तो आप अगर उससे अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज उनका जो है करिकुलम वो थोड़ा सा अलग होता है, उनकी मार्किंग अलग होती है, आपकी अलग होती है। समझ आई होगी बात? तो ये कंपेरेबिलिटी को प्रमोट करता है। आप अपने किसी सीबीएसई वाले दोस्त से करो, चाहे किसी भी स्कूल में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एकदम क्लियर वे में प्रेजेंट कर रही हूँ, तो फिर किस चीज को प्रमोट कर रहा है वो? अंडरस्टैंडेबिलिटी को प्रमोट करेगा। अगर आप ये चारों पढ़ के देखो, तो ना ही वो रिलायबल हो रही है इन्फॉर्मेशन, ना रेलेवेंट, ना कंपेरेबल, बट इट इज हेल्पिंग द यूजर टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन बेटर इफ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग इन अ क्लियर वे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी को प्रमोट करेगा। चलो, ये तो इजी सा था, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला जो हमारा टॉपिक था, वहां से कितने सारे एमसीक्यूज बनकर आए। समझ आ रही है बात? चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट और नॉट? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल ही ट्रू है। अकाउंटिंग के मामले में हमने इसकी लिमिटेशन भी पढ़ रखी थी, जो फर्स्ट लिमिटेशन हमने पढ़ी थी वो ध्यान रखो अगर, तो उसमें क्या लिखा था कि अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि कुछ भी एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते अकाउंटिंग में। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स की बात करी थी कि अगर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है ना, तो अगर दो अकाउंटेंट्स आए हैं उसके ऊपर उसमें अकाउंटिंग करने उसके बेसिस पे, तो उनके उन दोनों के हिसाब से यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग कितने साल तक आपके लिए यूजफुल रहेगी, उन दोनों का ओपिनियन उसमें अलग अलग हो सकता है। यानी कि पर्सनल जजमेंट हो सकता है उन दोनों का। हो सकता है एक कहे कि ये बिल्डिंग जो है वो 10 साल तक आपके लिए यूजफुल रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। दूसरा कह सकता है नहीं नहीं, मुझे लगता है 15 साल की इसकी लाइफ होगी। तो भाई अकाउंटिंग में इस तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप। हर अकाउंटेंट अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के बेसिस पर इसमें अकाउंटिंग कर सकता है। ठीक, चलो। और इसीलिए हम अकाउंटिंग को बोलते हैं कि इट इज एन आर्ट। ठीक, इट इज ऑल्सो अ साइंस, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि उसमें पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये तो ट्रू है भाई। Second, now, accounting information must be presented in such a way that only accounting people understand it. भाई आपको ये पहली नजर में देखकर ट्रू लग सकता है कि हाँ भाई अकाउंटिंग ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए कि अकाउंटिंग वाले लोग उसको समझ सके, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे बोला है ओनली अकाउंटिंग। क्या हमें ये ही इंश्योर करना बस काफी है कि कि अगर कोई एक दूसरा अकाउंटेंट जो बंदा है वो अगर इन्फॉर्मेशन को देखे तो वो समझ जाए? नहीं। अकाउंटिंग का तो मेन पर्पज ही यही है कि हम जब कम्युनिकेट करें, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई, चाहे जनरल पब्लिक हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को पढ़े तो वो उसे आसानी से समझ सके। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, ऐसे प्रेजेंट करनी है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, ओनली अकाउंटिंग पीपल की भैया तो बात ही मत करो। यहाँ पे हम तो सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाता है फॉल्स। ठीक, फिर आ जाओ, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल।
अब ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में लिखते हैं, तो उसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा जर्नल में करी जाती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जर्नलिंग एक चीज होती है, जैसे जो बच्चे होते हैं या कोई भी हो सकता है, यार बच्चे ही नहीं करते जर्नलिंग सिर्फ, ठीक है, कोई भी होता है वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है एक डायरी में, उसे जर्नलिंग बोला जाता है। वैसे ही बिजनेस भी अपने रोज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान रखना जर्नल में। सेकेंड स्टेप जो होता है ना, उसे पोस्ट किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन जिसको हमने बोला था, वो होता है लेजर अकाउंट्स में। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना कि पोस्टिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल, नहीं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करी जाती है। पोस्टिंग किस में करी जाती है? लेजर में। तो ये जर्नल जो है ये गलत है, लेजर में पोस्टिंग करी जानी चाहिए, राइट। तो अगर अब मैं इसे हटा दूं, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है ये फॉल्स, ठीक है, क्योंकि लेजर में आपको पोस्टिंग करनी चाहिए। फाइन, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसके ऊपर हम डिटेल में बहुत आगे बात करने वाले हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स। आपको ब्रांच ऑफ कॉमर्स बतानी है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स। कौन सी वो ब्रांच है जो जिसमें हम रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रखते हैं। तो भाई यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले तो वर्ड लिखा है ब्रांच ऑफ कॉमर्स, ना कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग की ब्रांच पूछता तो 3 ब्रांचेस हमें पता है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें से तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है ये। लेकिन आपसे ब्रांच ऑफ कॉमर्स पूछा है, यानी कि हमने क्या चीजें पढ़ी है इसमें ब्रांचेस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो ज्यादा सही आंसर होगा इसका, बुक कीपिंग इसका ज्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग लिख दोगे ना तो अकाउंटिंग में तो बुक कीपिंग आ ही जाता है ना, वो थोड़ा सा जनरल आंसर हो जाएगा आपका अकाउंटिंग। तो यू विल हैव टू राइट बुक कीपिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो बुक कीपिंग है उसी में रिकॉर्डिंग आता है, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग करी जाती है, तो बुक कीपिंग उसका पार्ट है। लेकिन इस चीज का आंसर कि हम रिकॉर्डिंग, स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं, तो भाई वो तो हम बुक कीपिंग में करते हैं, ठीक है। चलो, सेकेंड है, नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम whom द फर्म परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पे मतलब उधार पे। कौन वो है एक्सटर्नल यूजर जिससे हम उधार पे सामान परचेज करते हैं? तो भाई एक्सटर्नल यूजर्स में हमने एक पूरी लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स जो होते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स, बेसिकली वो हमको गुड सप्लाई करते हैं या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हैं और क्रेडिट उधार पे सामान देते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स। यही वो लोग हैं जिन जो हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं, बाद में जाकर ही हम इनसे क्रेडिट पे सामान लेते हैं, राइट। चलो, फिर नेम द एक्सटर्नल यूजर्स डायरेक्टली कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगेन हमसे बस पूछा जा रहा है एक्सटर्नल यूजर्स वो कौन कौन है जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हम इसका आप आंसर कुछ भी लिख सकते हो, आप सरकार लिख सकते हो, गवर्नमेंट लिख सकते हो, या फिर आप बैंक्स लिख सकते हो, है ना, आप सप्लायर्स लिख सकते हो, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर्स पे। क्या है? व्हाई द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? ए इन्वेस्टर्स एंड बी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ना आपसे दोनों के बारे में पूछ लिया है। मैं आपको यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 या 3 यूजर्स याद करके चले जाओ एक्सटर्नल यूजर्स में से, और अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख के आ जाओ। नहीं, कभी कभी आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर यूजर के बारे में पूछ लेते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए हर एक इन्वेस्टर, सॉरी, हर एक यूजर के बारे में कि क्यों उसे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले तो आप लिख दोगे कि ये होते कौन है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के केस में आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट के केस में इट इज वेरी क्लियर। तो इन्वेस्टर्स के केस में लिख दो पीपल हु हैव इन्वेस्टेड मनी और फंड्स इनटू द बिजनेस। एंड देन आप लोग लिख सकते हो कि रीजन क्या है उनके इंटरेस्टेड होने का, रीजन फॉर इंटरेस्ट, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा आपका रीजन कि सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट और नॉट। सबसे पहला तो सवाल यही बनता है, इन्वेस्ट और नॉट। और दूसरा सवाल, दे आर कंसर्न विद व्हाट? सेफ्टी ऑफ देयर
फंड्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है? वो अपने फंड्स की सेफ्टी के बारे में कंसर्न रहते हैं। आप इसको लंबे से लाइन में लिख सकते हो, ठीक है? दे वांट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर फंड्स, दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मैम ने अभी आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में करके बताया है। अच्छा, अब सरकार की बात करते हैं भैया। निर्मला सीतारमण जी को क्यों इंटरेस्ट होगा हमारी इन्फॉर्मेशन में? भाई साहब, ऐसी तो खराब हालत हो गई है हम लोग की राइटिंग की। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो रीजन फॉर इंटरेस्ट, एंड देन द फर्स्ट रीजन इज दे हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम फर्स्ट। हमने बात करी थी इसके बारे में कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, पूरी नेशन की इनकम कैलकुलेट करने के लिए मेरे कंपनी में की क्या इनकम है वो भी तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए दे हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव टू टेक सम इकोनॉमिक, दे हैव टू मेक सम इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है? देश के हित में कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्हें बनानी होती है। इसको आप अच्छे से प्यारे से सेंटेंस में लिख कर आ जाना। एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दे हैव टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट? टैक्स कलेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रॉफिट। मैं जितना प्रॉफिट कमा रही हूँ उसके बेसिस पर टैक्स दूंगी, एंड वो ही सरकार को जानना है कि मेरा प्रॉफिट क्या है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं आपको। यहाँ पर मेरा बस पॉइंट यही था कि सारे यूजर्स का इंटरेस्ट, मतलब आप अच्छी तरीके से देखकर जाना, आपसे किसी भी पर्टिकुलर यूजर का इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। चलो, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर के अच्छे से सॉल्व कर लेना तब तक आप लोग, और रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। सो बाय टिल देन।